Good morning, friends. Let's start our lecture number 16 of economics, and today we will see another lecture on banking system in India. Today we will start our lecture with guidelines related to establishment of commercial banks. Commercial बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उसे हम देखेंगे। आरबीआई अनाउंस करता है गाइडलाइंस कमर्शियल बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए। कमर्शियल बैंक क्या होता है आप लोगों को पहले बता चुके हैं। प्रॉफिट मेकिंग बैंक। ओके, लेट्स सी। इन 2014 आरबीआई गिवन to two bank license of commercial banks. Okay, let's see which are the two banks. Banking license were given to Yes Bank and Kotak Mahindra Bank. Okay, after that not of the bank got license for commercial bank. After 10 year in 2014 again two bank got license of commercial bank, that are IDFC and Bandhan Bank. Okay, but later in 2016 these guidelines were modified. ओके, पहले क्या था कि लाइसेंस लेने के लिए नोटिफिकेशन निकालती थी आरबीआई, तभी आप फॉर्म भर सकते थे। बट अब क्या हो गया, ऑन टैप प्रोसेस हो गया। ऑन टैप प्रोसेस में क्या होता है कि आप जब मन करे तब अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नोटिफिकेशन। ओके, मीन्स इंटरेस्टेड वन can apply anytime without notification. ओके, पहले क्या था कि नोटिफिकेशन जब आएगा तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ये चेंज हो गया 2016 में। गाइडलाइंस को मॉडिफाइड कर दिया गया आरबीआई द्वारा और वो हो गया ऑन टैप प्रोसेस। ओके, आगे देखते हैं। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरनल वर्किंग ग्रुप, एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाई, IWG इसे शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं, हेड बाय पीके मॉन्टी इन जून 2020। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिव्यू द गाइडलाइंस रिगार्डिंग ओनरशिप एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट बैंक सेक्टर। इंडियन में प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए बनाया गया एक कमिटी, जो था कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप। ओके, IWG यानी कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो था उसने 33 रिकमेंडेशंस दिए, 21 एक्सेप्टेड हुए, बट उसमें भी पार्शियली मॉडिफिकेशन किया गया। इंटरनल वर्किंग ग्रुप given 33 recommendation, out of those 21 accepted by RBI with partial modification. Some importance are, कुछ हम importance देखते हैं, like first one is that बैंकिंग लाइसेंस। बैंकिंग लाइसेंस किनको किनको मिलेगा? ओनली इंडियन रेसिडेंट, ओनली इंडियन रेसिडेंट कैन अप्लाई, और एग्जिस्टिंग्स NBFCs, इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बस इतना याद रख लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग NBFCs हैं, जिनका नीट एंड क्लीन हिस्ट्री है पिछले 10 साल से भारत में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मे ऑल्सो अप्लाई विथ नीट एंड क्लीन हिस्ट्री ऑफ
एटलीस्ट 10 ईयर्स इन इंडिया। दूसरा देखते हैं कॉरपोरेट हाउस। कॉरपोरेट हाउस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती है लाइसेंस के लिए। मे नॉट अप्लाई फॉर लाइसेंस बट इट मे बाई, वो खरीद सकते हैं अप टू 10% स्टेक। ओके, कॉर्पोरेट हाउस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती है लाइसेंस के लिए, बट वो 10% तक स्टेक खरीद सकते हैं। ओके, वैलिडिटी क्या होगी कि जो लाइसेंस दिया जाएगा वो 18 महीने के लिए वैलिड रहेगा। उसके अंदर ही उन लोगों को बैंक का ऑपरेशन चालू करना होगा, यानी वर्किंग चालू करना होगा। ठीक है, वैलिडिटी लिख लीजिएगा लोग। बैंकिंग लाइसेंस वैलिड फॉर 18 months during this period the banking operation has been started। ओके, ये 18 महीने के अंदर ही बैंकिंग ऑपरेशन उन्हें चालू करना होगा। मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि बैंक को खोलने के लिए कितना लगभग पहली बार इन्वेस्ट करना होगा। तो इसमें दो है, पहले अर्लियर, पहले था 500 करोड़ अप टू 500 करोड़, बट आईडब्ल्यूजी की रिकमेंडेशन के बाद इसे कर दिया गया नाउ इंक्रीज टू 1000 करोड़। ओके, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझ गए। अब कॉमर्शियल बैंक का जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 15 में, कि कॉमर्शियल बैंक का वर्क कैसे कैसे चलता है, खुलने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। आज फिर से उसे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये गाइडलाइंस आईडब्ल्यूजी इंटरनल वर्किंग ग्रुप द्वारा ही दिया गया था। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर, यानी कि पहला जो 0 से 5 ईयर है, उसमें जो है प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 100% से 40% लाना है। ओके, एंड रेस्ट 60% सोल्ड टू अनदर इन्वेस्टर। ओके, बट याद रखिएगा ये जो 60% है, इसका यानी कि टोटल 60% का 49% ओनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस। ओके, ड्यूरिंग दिस 5 ईयर बैंक का जो नेचर हो इंडियन नेचर, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक 51% या उससे ज़्यादा स्टेक इंडियन मार्केट के पास होना चाहिए, इंडियंस के पास होना चाहिए, इंडियन नेचर। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, और ये जो 49% है उसमें भी 10% ओनली टू वन इंडिविजुअल, इसको अप टू 10% एंड 15% टू इंश्योरेंस। ओके, एट द एंड ऑफ 15 ईयर, यानी कि 5 साल के बाद से लेके 15 साल के बीच में, यानी ये 10 साल में जो है उसमें क्या होगा अब देखते हैं। पहले क्या था कि अर्लियर प्रोमोटर जो है 40% से 15% पे आए, बट नाउ
प्रमोटर 40 से 26 तक आएगा, 26% होल्ड कर सकता है प्रमोटर। ओके, और आफ्टर लॉक इन पीरियड उसके बाद वो नीचे ला सकता है, यानी कि 5 ईयर से 10 ईयर्स के बीच में 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड, इसके बाद जो 10 से, पहले देख लीजिए, इस दौरान 26% रखना जरूरी है प्रमोटर को, बट उसके बाद यानी कि 10 से जो 15 ईयर का है उसमें प्रमोटर जो है में ब्रिंग डाउन बिलो 26%। ओके, अब देखते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉरेन इन्वेस्टमेंट गो अप टू 74%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 74% तक हो सकता है, एंड अप टू 10% टू इंडिविजुअल, ओके, एंड 15% टू इंश्योरेंस कंपनी। ओके, याद रखिएगा लोग। उसके बाद देखते हैं 1/4 ऑफ टोटल ब्रांचेस, जो भी बैंक खुलेंगे उसके 1/4 ब्रांचेस रूरल एरिया में होना चाहिए, मस्ट बी इन रूरल एरियाज। ओके, जितने भी बैंक खुलेंगे उसके 1/4 ब्रांच रूरल एरिया में होना चाहिए, विथ पॉपुलेशन नॉट लेस देन 9,999, with population not less than 9,999। ओके, और ये जो पॉपुलेशन लिया गया है, काउंट जो होगा वो सेंसस 2011 के बेसिस पे होगा। लास्ट देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे 6 साल के अंदर ही इन्हें लिस्ट होना होगा। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर द बैंक should be listed on the stock exchange. Okay, let's see once again all the topics. First is banking license. Under this, only Indian resident apply for banking license, and existing NBFCs, Indian resident and existing NBFCs may also apply with neat and clean history of at least 10 year in India. ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं, अ कॉर्पोरेट हाउस मे नॉट अप्लाई फॉर लाइसेंस। जो कॉर्पोरेट हाउस है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, बट इट मे बाई अप टू 10% ऑफ स्टेक, वो 10% तक स्टेक खरीद सकता है। तीसरा है वैलिडिटी, बैंकिंग लाइसेंस वैलिड फॉर 18 मंथ। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बैंक ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। बैंकिंग का जो लाइसेंस मिलेगा उसका वैलिडिटी 18 महीने रहेगा, इसके दौरान ही उन्हें वर्किंग अपना चालू करना होगा। ओके, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बैंक खोलने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना जरूरी है। पहले जो था 500 करोड़ था। अर्लियर मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर सेटअप इज 500, बट लेटर आफ्टर द इंटरनल वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेशन इट इंक्रीज टू 1000, increased on recommendation of internal working group. ओके, फिफ्थ देखते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर, शुरू के जो 5 साल रहेंगे उसमें बैंक का नेचर इंडियन होना चाहिए, यानी कि 51% शेयर इंडियन मार्केट में रहेगा, यानी इंडियन इन्वेस्टर के पास रहेगा, और 49% ही आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, 0 to 5 ईयर जो पीरियड होता है, प्रमोटर 100 से अपना 40 पर लाएगा होल्डिंग। ओके, रेस्ट ऑफ द 16% वेर सोल्ड टू अनदर रेस्टोरेंट।
एंड 49% ओनली फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस, और उसमें भी 10% एक इंडिविजुअल खरीद सकता है 10% तक, और 15% तक इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद देखते हैं एट द एंड ऑफ 15 ईयर, यानी कि 5 से लेकर 15 साल, यानी इन 10 साल में अब क्या होगा। इन 10 साल में क्या होगा, अर्लियर क्या था कि प्रमोटर को 40 से 15 लाना होता था, बट अब क्या किया गया है कि शुरू के 5 साल जो होते हैं, यानी कि 5 से लेके 10 का जो बीच का एरिया है उसमें 26% तक लाना होगा, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड रहेगा, उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। आफ्टर उसके वो 26 के नीचे जा सकते हैं, मे ब्रिंग डाउन बिलो 26। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 74% हो जाएगा 5 साल के बाद। उसके बाद क्या कहते हैं, अप टू 10% इंडिविजुअल ले सकता है, 15% इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद देखते हैं 1/4 ऑफ टोटल ब्रांचेस। टोटल ब्रांचेस जितने भी हैं, यानी कि बैंक जो खुलेंगे उनके जो टोटल ब्रांचेस होंगे उसके 1/4 रूरल एरिया में खोलना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेंसस उस एरिया का पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 उस एरिया का पॉपुलेशन 99999 होना कंपलसरी है। उसके बाद देखते हैं 8th पॉइंट जो है स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो बैंक है इस्टेब्लिश्ड होने के 6 साल के अंदर उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना होगा। ओके, आइए एक नोट देखते हैं। उससे पहले जान जाइए कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल UPSC_UPSC विद शिवम पे आप मैसेज कर सकते हैं, और आपके डाउट को 24 आवर के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। और जो बड़ा डाउट रहेगा तो आप लोगों का अगर 2-3-4 टॉपिक हो जाएगा तो उसे लास्ट में बैंकिंग सिस्टम ख़त्म होने के बाद मैं एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर गवर्नड बाई एंड लाइसेंस्ड बाई नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को गवर्न किया जाता है और उन्हें लाइसेंस दिया जाता है। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है इस्टेब्लिश्ड अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 के अंदर बैंक किया। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ओके, ये आता है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सरकार के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100% सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल पूरा वर्किंग 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। ओके, नाउ लेट्स मूव आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर एंड दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। पिछले 4-5 लेक्चर जो 4 लेक्चर आए हैं उसमें हमने कई जगह PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का यूज़ किया, बट उसे मैंने बोला कि बाद में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे। उस टॉपिक में बस समझ लीजिए आप क्या वर्क है उसका। इसे शॉर्ट फॉर्म में PSL कहते हैं, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग। पब्लिक सेक्टर लैंडिंग जो होता है, सम सेक्टर्स आर गिवन हाई प्रायोरिटी। कुछ सेक्टर्स होते हैं RBI द्वारा जिन्हें हाई प्रायोरिटी दी जाती है बाई RBI, वो होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। उस सेक्टर में लैंड करना यानी कि लोन देना बैंकों के लिए कंपलसरी होता है। क्यों होता है ये? वाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ दिस sectors is essential for overall development of the country. Okay, development of this sector is essential for overall डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ज़रूरी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना ज़रूरी है, एजुकेशन को बढ़ाना ज़रूरी है, ST/SC को बढ़ाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बढ़ते हैं तो हमारी कंट्री भी नहीं बढ़ पाएगी। ओके, तो इन लोगों को बढ़ाना बहुत कंपलसरी है इंडियन की इकनॉमी को, इंडिया के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में RBI ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उस गाइडलाइंस में उन्होंने कुछ
प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज डिसाइड किए कि इस एरियाज में लोन देना बहुत कंपलसरी, मतलब 100% कंपलसरी है बैंक्स के लिए। तो आइए देखते हैं। पहले इन्होंने 8 दिया एरिया कि उस एरिया में प्रोवाइड करना लाइन ज़रूरी है, फिर बाद में 4 ऐड किए, फिर उसके बाद 3 ऐड किए। तो लाइन से देखते जाएंगे हम लोग कब कैसे कैसे ऐड होता गया। पहला सबसे आता है इन लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, दूसरा आता है हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आता है एक्सपोर्ट, देन एजुकेशन। याद रखिए लोग, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछ देता है कि कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में है, कौन सा नहीं है। और ना जो अब पैटर्न आया है यूपीएससी का कि 1 सही 2 सही 3 सही, उसमें भी ये पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा लोग। लो कॉस्ट हाउसिंग, देन आफ्टर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, 7th one is SC ST minorities, and 8th one not the least one because आगे भी और आएंगे, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। उसके बाद आता है लेटर ऑन आरबीआई एडेड 4 मोर, उसके बाद फिर 4 ऐड किया इन्होंने, वो था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एसेट्रा। ओके, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एसेट्रा इन्होंने ऐड किया। 10वां पे आता है रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स कोई लगाने के लिए या फिर इसका वर्क चालू करने के लिए अगर कोई लोन मांगता है तो देना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है बैंक के लिए। उसके बाद मीडियम enterprises, and 12th one is overdraft facility provided under PM जनधन योजना। ओके, याद रखिएगा लोग क्या क्या हमने देखा। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, लो कॉस्ट हाउसिंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, SC ST माइनॉरिटीज़, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। लेटर ऑन बाद में इन्होंने 4 और ऐड किए, 4 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी एसेट्रा। उसके बाद रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कोई लोन लेता है तो उन्हें देना जरूरी है। मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कोई मांगता है तो देना जरूरी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंदर PM जनधन योजना के अंदर, जो इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। वी विल सी फर्दर इन डिटेल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया बैंक एंड फॉरेन बैंक, यानी कि भारत की सारी बैंक या फॉरेन बैंक जो इंडिया में वर्क करती हैं उनके लिए मैंडेटरी है 40% लोन इन सेक्टर में देना। मैंडेटरी टू प्रोवाइड 40% ऑफ टोटल लोन टू दिस सेक्टर्स। ओके,
जो 40% लोन ये बैंक जितने 100% देंगी, यानी कि अगर ये 100 रुपया देते हैं तो 40 रुपया इनको PSL में यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना ज़रूरी है। ओके, एंड आउट ऑफ दिस 18% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड फोर्स, 40% में 18% आउट ऑफ दिस यानी कि इसमें से 18% एग्रीकल्चर फील्ड को देना कंपल्सरी है, कल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। ओके, बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020 क्या था, PSL फॉर फॉरेन बैंक्स वाज 32, जो अब 40% हो गया है, या इंडियन बैंक हो या फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड हो, 40% देना है। जो फाइनेंशियल ईयर 29 और 20 के पहले क्या था कि ये 32% देते थे, जो हटा दिया गया अब। ओके, आगे देखते हैं नरसिम्हम कमेटी का सजेशन क्या आया था। नरसिम्हम कमेटी ने क्या बोला था कि ये 40% जो है उसको रिड्यूस करके 10% कर देना चाहिए, बट इसे इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं एक्सेप्ट किया, ना RBI ने एक्सेप्ट किया, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। फिर लेक्चर नंबर 15 में हम डिस्कस किए थे नरसिम्हम कमेटी, उसमें बताया था मैंने कि इन्होंने रिकमेंड किया था, क्या था, लिख लो, टू रिड्यूस to reduce 1 minute there is something glitch. To reduce 40% to 10%, but it was not accepted. Okay, now see another, as per amendment 2020 न्यू सेक्टर्स वेयर एडेड, फिर 3 और न्यू सेक्टर ऐड किए गए, टोटल हो गए 15। ओके, याद रखिए फिलहाल 15 है, आगे फिर बढ़ेगा तो करंट से आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इंस्टा पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे। 13 यानी 13वां यानी 3 इसमें जो ऐड किया गया, 13th हमारे नंबर का टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 50 करोड़ रुपीज़ ऑफ टू स्टार्टअप्स, 50 करोड़ रुपीज़ स्टार्टअप्स को देना है। और जो इनका स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स आर लेस देन 10 years old एंड इनोवेटिव इन नेचर। ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 50 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको देना ज़रूरी है, जो 10 साल से कम उनका स्टार्टअप हो और इनोवेटिव इन नेचर हो, यानी कि इनोवेटिव हो। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है लोन टू द फार्मर इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश सोलर पावर प्लांट्स एंड बायोगैस। लोन टू द फार्मर in order to establish solar power plant and बायोगैस और सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए अगर फार्मर्स लोन मांगते हैं तो देना कंपलसरी है। और आखिरी क्या है हमारा, इनहेंस्ड क्रेडिट लिमिट्स फॉर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर जो ड्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फार्मर नहीं, फार्म होगा यहाँ, इनहेंस्ड क्रेडिट लिमिट फॉर फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, इनहेंस्ड क्रेडिट लिमिट फॉर फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 15 क्या क्या देखें, एक बार देख लीजिए फिर से। एग्रीकल्चर एंड लाइड एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, लो कॉस्ट हाउसिंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ST/SC माइनॉरिटी, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। ओके, उसके बाद आरबीआई ने 4 और ऐड किए, जो था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। उसके बाद 10वां ऐड किया इन्होंने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद 11th आया इनके अंडर मीडियम इंटरप्राइजेज एंड 12th वन इज़ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर PM जनधन योजना, जो कि हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद देखते हैं हम लोग ऑल इंडिया बैंक एंड फॉरेन बैंक्स, जो था कितना % इनको इन सेक्टर में देना कंपलसरी है। तो 40% बहुत कंपलसरी है, यानी कि 100% कंपलसरी है इनको PSLs यानी कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग्स में देना। उसके बाद क्या था 18%, जो 40% का 18% आउट ऑफ 40% जो है उसमें से 18% इनको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में देना कंपलसरी है। ठीक है, बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020 क्या था कि जो PSL है यानी पब्लिक सेक्टर लेंडिंग जो है फॉरेन बैंक के लिए 32% था, बट इसके बाद इसे बढ़ाकर 40% सारे बैंकों के लिए कर दिया गया। नरसिम्हम कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था, वो क्या दिया था कि टू रिड्यूस 40% टू 10%, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, जो कि हम पहले भी देखे थे कल के लेक्चर्स में, और कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रैशनलाइज्ड एंड शुड बी रिड्यूस्ड टू 10%। ओके, तो ये 40% से 10% करने के लिए बोली थी नरसिम्हम कमेटी ने, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय RBI। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एज पर अमेंडमेंट 2020 न्यू सेक्टर्स वेर एडेड, 3 और न्यू सेक्टर ऐड किया गया। फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ अप टू 50 करोड़ रुपीज़ टू स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स 10 साल से पुराना ना हो भारत के अंदर और इनोवेटिव इन नेचर हो, उन्हें 50 करोड़ तक की सहायता देना जरूरी है। लोन टू द फार्मर इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश सोलर पावर प्लांट्स एंड बायोगैस, सोलर पावर प्लांट्स और बायोगैस लगाने के लिए बैंकों को लोन देना जरूरी है। और 15वां क्या है, इनहेंस्ड क्रेडिट लिमिट फॉर फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे कोई ऐड होगा तो आप करंट से ऐड कर लीजिएगा या फिर मैं बता दूंगा। ओके, आगे देखते हैं, नोट एक देखते हैं। फॉर रीजनल रूरल बैंक्स एंड RRB, जो RRB और रीजनल RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो है उनको कितना देना जरूरी है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, तो इन्हें 75% ऑफ टोटल लेन गो टूवर्ड PSLs, यानी कि ये जितना भी लोन देंगे, यानी कि लेट्स सी एग्जांपल इन्होंने 100 रुपया लोन दिया, तो जिसमें से 75 रुपया पब्लिक सेक्टर लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जाएगा एंड 25% जिस भी एरिया में ये देना चाहें। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप UPSC विद शिवम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी मैसेज करिएगा, आप लोगों को तुरंत डाउट क्लियरेंस कर दिया जाएगा। आज का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, फिर उसके बाद कल देखेंगे NPA सेक्टर वगैरह, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो पीछे हम कई बार यूज कर चुके हैं, तो उसे कल डिटेल में समझ देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो है इंट्रोडक्शन किया गया था, यानी इंट्रोड्यूस किया गया था रिकमेंडेशन ऑफ रघुराम राजन कमेटी। ओके, रघुराम राजन कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था और RBI गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया
और इसे लागू कर दिया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंकरेज द बैंक फॉर लैंडिंग द प्रायोरिटी सेक्टर, इंकरेज द बैंक्स फॉर lending the priority sector। PSLC जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं PSLC। PSLC लाया गया, इनकरेज किया गया बैंक्स को कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में यानी प्रायोरिटी सेक्टर एरिया में पैसे दें, लोन दें। अंडर दिस इफ़ द बैंक एक्सीड्स द रेंज, यानी कि जैसे 40%, 100 रुपीज़ है, 40% PSL में देना कंपलसरी है और 60% कहीं और दे सकते हैं। बट RBI क्या करती, कोई बैंक ने 50% यानी कि 50 रुपीज़ PSL को दे दिया, तो इनको 10 रुपीज़ का PSLC यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, इफ़ बैंक एक्सीड्स द रेंज ऑफ PSL द बैंक गॉट PSLC एक्सीडिंग वैल्यू बाई RBI। PSLC आर ऑक्शन, PLC जो है वो ऑक्शन किया जाएगा उन बैंकों को जो बैंक अपना PSL रेंज कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, यानी कि 40% जो रेंज दिया गया है उससे कम लैंड किए हैं, तो वो लोग इसे खरीद सकते हैं और अपने PSL में शो कर सकते हैं पेनाल्टी से बचने के लिए। ओके, auctioned to those banks who lacks or fail to achieve range of PSL and it auctioned at price value which is higher than actual वैल्यू। ओके, जो प्राइस PSL एक्स्ट्रा जो रहता है, जितना सर्टिफिकेट मिला रहता है उससे हाइयर वैल्यू पे उसे ऑक्शन करते हैं, और ये यूज्ड किया जाता है डिफ़ॉल्टर बैंक्स के द्वारा टू प्रिवेंट इटसेल्फ फॉर पेनलाइजिंग यानी कि पेनल्टी जो RBI लगाएगी PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रेंज को ना फॉलो करने पे, उससे बचने के लिए डिफ़ॉल्टर्स बैंक इसे यूज करते हैं, और जो बैंक ऑक्शन करते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं यहीं पे। उसे आगे हम समझाऊंगा एग्जाम्पल से आपको। दिस PLC आर यूज्ड बाय डिफॉल्टर बैंक एज अ पार्ट ऑफ PSL and prevent itself from penalizing। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। आफ्टर ऑडिट ऑफ RBI का जो ऑडिट होता है 31 मार्च के बाद, उसके बाद ये ऑटोमेटिक इसका वैलिडेटेशन ख़त्म हो जाता है। ओके, आफ्टर ऑडिट ऑफ RBI on 31 March its validation from 1st April is automatically एक्सपायर्स, यानी कि 31 मार्च को जब RBI ऑडिट कर लेती है तो उसके बाद जो PSLC बाई किए रहते हैं बैंक, उसका वैलिडेशन ख़त्म हो जाता है, यानी कि फिर अगले सेशन में यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से अगर लॉस करेंगे तो दूसरा उन्हें खरीदना होगा।
PLSCC यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, इन रिटर्न ऑफ बैंक हेड पे एक्चुअल वैल्यू ऑफ PLC। जब वो रिटर्न करेंगे बैंक को PLC तो उसके बदले में बैंक उन्हें एक्चुअल मनी ही सिर्फ देगी। ओके, इन रिटर्न टू द बैंक एंड बैंक हेड पे एक्चुअल वैल्यू टू PSLC। ओके, शुरू से समझ लीजिए एक बार PSLC क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन सबसे आसान टॉपिक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जब कोई बैंक अपने रेंज को नहीं कंप्लीट करती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, तो वो जो बैंक इस रेंज को एक्सीड कर जाती है तो जितना परसेंट एक्सीड की रहती है उसका उसे सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट डिफ़ॉल्टर बैंक बाई करके अपने पेनलाइजिंग से, RBI की पेनलाइजिंग से बच सकती है। ओके, बाइंग ऑफ PLC डू नॉट ट्रांसफ़र लोन टू बायर ऑफ PLC, यानी कि PLCs जो खरीदते हैं उनको लोन नहीं ट्रांसफ़र होता है, जो एक्स्ट्रा किए रहते हैं गुड बैंक्स। ओके, आइए आप लोगों को समझा दे रहा हूँ अच्छे से, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक तो सी एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ बैंक को लोन देना है, बैंक 60% एंड 40% कंपल्सरी टू PSL। एक्स बैंक give 50% to PSL, private priority sector lending। okay, 10% more, then he got 10% priority sector lending certificate for 10%। okay, and let's see, Y bank default, he will give only 30% to priority sector lending, so he can buy। ये 10% Y बैंक बाई कर लेगा। Y बाई 10% ऑफ PSLC ऑफ 10% फ्रॉम X एट हायर रेट, यानी कि जो 10% पे एज्यूम करते हैं, कॉस्ट अगर X है, कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो जो X बैंक है उसे हायर कॉस्ट लेट्स से 12, 15 सो ऑन पे सोल्ड करेगी। ओके, फिर जब ये फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट हो जाएगा तो उसके बाद ये रिटर्न कर देगी और वो सिर्फ एक्चुअल मनी देगी, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू रहेगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा। ओके, समझ गया। अब कल हम लोग देखेंगे NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और भी कुछ टॉपिक्स देखेंगे। ओके, तो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच। कल अच्छा दिन है, कल अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA पढ़ाऊंगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन पढ़ाऊंगा, ट्विन बैलेंस शीट भी पढ़ा दूंगा। ट्विन बैलेंस शीट जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत लोग नहीं समझा पाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। सो गेट रेडी। आगे आने वाले क्लास में हम सिविल पढ़ेंगे, उसके बाद एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ पढ़ेंगे, जो कि हम पहले एक लाइन में देखे हैं, अब उसे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पढ़ लेंगे, मिशन इंद्रधनुष पढ़ लेंगे, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो पढ़ लेंगे। लंबा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, घबराइएगा लोग ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टा आईडी UPSC विद शिवम पे आप मैसेज करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलेगा सारी सुविधाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो।